हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के नॉलेज एंड क्यूरिकुलम वाले पेपर का अध्ययन करेंगे और इस पेपर में मैंने आप लोगों को 2 यूनिट का अध्ययन करा दिया है। 2 यूनिट में हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि नॉलेज किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि नॉलेज का कैसे क्रिएशन होता है, नॉलेज के क्या क्या आधार होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा क्यूरिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि क्यूरिकुलम के कौन से निर्धारक होते हैं, क्यूरिकुलम से संबंधित कौन कौन से विचार होते हैं। तो ये सारी चीजों का हम लोगों ने अध्ययन पिछले की 2 यूनिट में कर लिया है। आज का तीसरा यूनिट हम लोग को अध्ययन करना है और आज जो तीसरा यूनिट अध्ययन करेंगे हम लोग उसमें क्यूरिकुलम के डेवलपमेंट से संबंधित बातें, यानी क्यूरिकुलम का विकास कैसे होता है, क्यूरिकुलम को कैसे विकसित किया जाता है, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं और उसमें किस चीजों का ध्यान रखना होता है। ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। तो चलिए आइए देखा जाए कि क्यूरिकुलम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, यानी क्यूरिकुलम को कैसे विकसित किया जाता है। आइए चलिए देखिए, जैसा कि देखिए हम लोग जो पेपर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, नॉलेज एंड क्यूरिकुलम। आज हम लोग को इस पेपर का यूनिट 3 का अध्ययन करना है और यूनिट 3 जैसे कि रिलेटेड किससे है, पाठ्यक्रम के विकास यानी क्यूरिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम का विकास कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीजों को जरूरी माना जाता है। तो देखिए, पाठ्यक्रम का जो विकास होता है, क्यूरिकुलम डेवलपमेंट होता है, वह शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जिसके माध्यम से छात्रों के लिए सीखने की सामग्री, शिक्षण विधियां और मूल्यांकन रणनीतियां निर्धारित की जाती है। यानी जब किसी भी पाठ्यक्रम को डेवलप किया जाता है, क्यूरिकुलम को डेवलप किया जाता है, तो उसमें ये चीज देखा जाता है कि छात्रों को, बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी सामग्रियां होनी चाहिए, फिर उन सामग्रियों के लिए कौन कौन सी शिक्षण विधियों का उपयोग करके उनको पढ़ाना चाहिए और फिर उनका रणनीति के आधार पर कैसे मूल्यांकन किया जाना है। ये सारी चीजें जो है इसमें निर्धारित की जाती है और यह एक गतिशील प्रक्रिया है। यानी ये ऐसा नहीं होता है कि इसमें एक बार जो कुछ निर्धारित कर दिया गया बस वो फिक्स हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये क्या है, हमेशा मूवेबल होता है, मूवमेंट होता है, यानी मोबाइल प्रोसेस है ये। इसमें देखिए क्या होता है कि समाज, संस्कृति, प्रौद्योगिकी और छात्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को अद्यतन और परिष्कृत किया जाता है। यानी समय के अनुसार, कभी समाज की मांग के अनुसार, संस्कृति की मांग के अनुसार, छात्र छात्राओं की मांग के अनुसार या टेक्नोलॉजी की मांग के अनुसार जब कभी जरूरत दिखती है तो इसमें बदलाव किया जाता है और इसको रिव्यू किया जाता है। अब देखिए, पाठ्यक्रम विकास को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, हम लोग देख लेते हैं। पाठ्यक्रम का विकास एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत शिक्षण उद्देश्यों, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन का निर्धारण किया जाता है ताकि छात्रों की समग्र विकास आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अब देखिए, पाठ्यक्रम के विकास का उद्देश्य क्या होता है। पहला उद्देश्य देखिए क्या होता है, छात्रों में ज्ञान, कौशल और मूल्यों का विकास करना। दूसरा उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को समाज में प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए तैयार करना। तीसरा उद्देश्य होता है शिक्षण को प्रासंगिक, रोचक और प्रभावी बनाना। चौथा उद्देश्य देखिए क्या होता है, शिक्षा को समाज और संस्कृति की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना। ठीक है, अब देखिए पाठ्यक्रम के विकास के विभिन्न दृष्टिकोण क्या होते हैं, यानी डिफरेंट अप्रोचेस टू क्यूरिकुलम डेवलपमेंट। तो इसमें देखिए कौन कौन से दृष्टिकोणों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और आपके सिलेबस में जो जो दृष्टिकोण दिए गए हैं उन्हीं का अध्ययन हमको करना है। तो देखिए, पाठ्यक्रम विकास क्यूरिकुलम डेवलपमेंट में कई दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं और इन दृष्टिकोणों का उद्देश्य छात्रों की सीखने की आवश्यकताओं और समाज की बदलती अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी शिक्षण सामग्री और विधियां तैयार करना है। ये दृष्टिकोण जो होते हैं विभिन्न शैक्षणिक दर्शन, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और सामाजिक आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं। तो जिसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है विषय केंद्रित दृष्टिकोण।
यानी सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच। इस अप्रोच में, इस दृष्टिकोण में देखिए क्या होता है कि विषय केंद्रित दृष्टिकोण जो होता है उसमें पाठ्यक्रम का निर्माण विषयों और विषय वस्तु कंटेंट के इर्द गिर्द किया जाता है। इसमें विभिन्न विषयों को विभाजित इकाइयों में बांटकर शिक्षण सामग्री तैयार की जाती है, जहां पर मुख्य ध्यान ज्ञान और तथ्यों के हस्तांतरण पर होता है। इसकी देखिए विशेषताएं क्या होती हैं। मुख्य विशेषताएं, यह जो होता है विषय आधारित संरचना के आधार पर निर्मित किया जाता है। इसमें देखिए पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा आदि में विभाजित किया जाता है। फिर इसमें देखिए ज्ञान का अनुक्रम होता है, यानी सीक्वेंस ऑफ नॉलेज होता है। इसमें विषय वस्तु को सरल से जटिल स्तर तक व्यवस्थित किया जाता है। तीसरी चीज क्या होती है, इसमें शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण को महत्व दिया जाता है, उसको शामिल किया जाता है। यानी शिक्षण प्रक्रिया मुख्य रूप से शिक्षक द्वारा संचालित होती है और इसमें छात्रों की भागीदारी सीमित होती है। यानी जो विषय केंद्रित अप्रोच है वो एक तरह से टीचर सेंटर्ड भी होता है। इसका देखिए लाभ क्या है, इससे गहन विषय वस्तु का अध्ययन संभव होता है। इससे विषयों में अनुशासनात्मक ज्ञान का विकास होता है। इसकी देखिए कुछ लिमिट्स भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं क्या हैं कि यह छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं की उपेक्षा हो सकती है, यानी इसमें छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं को नहीं देखा जाता है, बस विषयों के आधार पर इसको क्रिएट कर दिया जाता है, डेवलप कर दिया जाता है और इसमें टीचर के कंसर्न को महत्व दिया जाता है। इस प्रकार से देखिए यह व्यवहारिक और जीवनोपयोगी कौशल विकसित करने में कमजोर हो सकता है। यानी जब स्टूडेंट की आवश्यकताओं और जरूरतों के अनुसार नहीं होगा, उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं होगा, तो उनके अंदर कौशल विकसित नहीं होगा। अब देखिए जो अगला है अप्रोच, वो है पर्यावरण केंद्रित अप्रोच। पर्यावरण केंद्रित अप्रोच या दृष्टिकोण यानी एनवायरमेंटलिस्ट अप्रोच इनकॉर्पोरेटिंग टू लोकल कंसर्न, यानी पर्यावरण दृष्टिकोण में स्थानीय जरूरतों को, स्थानीय विचारों को शामिल करते हुए किस प्रकार से करिकुलम को डेवलप किया जाए। यानी किसी ऐसे क्षेत्र में पर्यावरण से संबंधित कोई स्थानीय समस्या है, कोई स्थानीय विपत्ति या कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहां से रिलेटेड है, तो वहां के करिकुलम में उस चीज को शामिल करके और उसको फिर डेवलप किया जाना चाहिए और क्लास में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो देखिए पर्यावरण केंद्रित दृष्टिकोण में स्थानीय आवश्यकताओं, पर्यावरणीय समस्याओं और सामाजिक संदर्भों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाता है। ऐसे पर्यावरण संबंधित तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हर समस्या हर जगह एक जैसी नहीं है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पानी की समस्या है, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां बाढ़ की समस्या है, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां सूखे की समस्या है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वायु प्रदूषण की समस्या है। मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं। तो उन क्षेत्र के सिलेबस को, करिकुलम को डिवाइन करते समय वहां की बातों को उसमें शामिल करना चाहिए। देखिए यह दृष्टिकोण जो होता है छात्रों को उनके स्थानीय परिवेश, संस्कृति और समस्याओं से जोड़ने का कार्य करता है। इसकी देखिए क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं। इसमें स्थानीय संदर्भ का समावेश होता है, यानी इसमें स्थानीय संस्कृति, इतिहास और पर्यावरणीय मुद्दों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। दूसरी विशेषता, इसमें सामुदायिक भागीदारी होती है, यानी जब किसी स्थानीय पर्यावरण समस्या से संबंधित रहेगा तो वहां के समुदायों की इसमें भागीदारी रहेगी, यानी वहां का समुदाय और स्थानीय विशेषज्ञ को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। इसकी तीसरी विशेषता है, इससे पर्यावरणीय जागरूकता फैलती है, यानी छात्रों को अपने स्थानीय पर्यावरणीय चुनौतियों और उनके समाधानों के प्रति जागरूक बनाया जाता है। इसका देखिए लाभ क्या है, इससे स्थानीय समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित होती है, छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, वो देखिए किस प्रकार से हैं। इस दृष्टिकोण में विषय वस्तु का व्यापक कवरेज नहीं हो पाता है, इससे विभिन्न क्षेत्रों में लागू करना कठिन हो सकता है। अब देखिए किसी स्थानीय क्षेत्र की समस्या से संबंधित पर्यावरण की बातों को इसमें शामिल किया जाएगा,
अब उसको हर जगह तो लागू नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए किसी दूसरे क्षेत्र या दूसरे राज्य में इन्हीं सारी चीजों को पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाए तो वहां के बच्चों के लिए वो इररिलेवेंट हो जाएगा, अप्रासंगिक हो जाएगा। तो इसीलिए ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है और व्यापक कवरेज नहीं हो पाता। अगला जो दृष्टिकोण है देखिए, वो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, यानी बिहेवियरिस्ट अप्रोच। यह जो दृष्टिकोण है वह बीएफ स्किनर के व्यवहारवाद सिद्धांत पर आधारित है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्किनर के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। तो स्किनर एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, तो उन्हीं के आधार पर यह व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है पाठ्यक्रम को डेवलप करते समय उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए देखा क्या जाता है कि छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित और परिवर्तित करने पर जोर दिया जाता है और सीखने की प्रक्रिया को उद्देश्य, प्रेरणा और सुदृढ़ीकरण के माध्यम से संचालित किया जाता है। इस अप्रोच की, इस दृष्टिकोण की देखिए क्या विशेषताएं होती हैं। यह पूरी तरह से उद्देश्य आधारित पाठ्यक्रम पर निर्भर होता है, यानी पाठ्यक्रम में स्पष्ट उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है और इन्हें मापा जा सकता है। इसमें प्रत्यक्ष रूप से अनुदेशन दिया जाता है, यानी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। इसमें शिक्षक के निर्देशन में सीखने की प्रक्रिया होती है जहां छात्रों को क्रमबद्ध ढंग से निर्देशित किया जाता है। उसके बाद देखिए इसकी तीसरी विशेषता क्या किया, सुदृढ़ीकरण होता है, यानी इसमें रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। इसको देखिए पुनर्बलन भी कहा जाता है, तो इस पर इसमें बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। यानी सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा इसमें छात्रों को वांछित व्यवहार में परिवर्तित किया जाता है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है, तब जाके वो अच्छे तरीके से अधिगम कर पाते हैं। इसका देखिए क्या लाभ होता है। वांछित व्यवहार में परिवर्तन लाने में यह प्रभावित होता है। पाठ्यक्रम को मापन योग्य और नियंत्रित बनाता है। इसकी सीमाएं देखिए क्या है। इसमें छात्रों की रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को यह बाधित कर सकता है। क्यों बाधित कर सकता है? क्योंकि वांछित व्यवहार परिवर्तन लिया जाता है, यानी टीचर्स जैसा चाहता है, टीचर्स जो सिखाना चाहता है वही बच्चों को सिखाता है। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को अपनी जो नेचुरल एबिलिटी है, नेचुरल टेंडेंसी है, वो प्रभावित हो जाती है। यह एक प्रकार से देखिए क्या हो, यांत्रिक रूप से सीखना होगा, यानी छात्रों में स्वायत्तता का विकास नहीं होता, यानी एक तरह से मशीन की तरह कि जैसे ऑपरेट करने वाला ऑपरेट करेगा उसी प्रकार से मशीन काम करेगी। तो छात्रों को भी टीचर उसी प्रकार से ऑपरेट करते हैं, या फिर विद्यालय प्रशासन या सरकार के द्वारा जो पाठ्यक्रम बना दिया जाता है, सरकार उनको जो सिखाना चाहती है इस प्रकार के पाठ्यक्रम के माध्यम से वही चीज सिखाती है। अब देखिए जो अगला अप्रोच है वह है दक्षता आधारित अप्रोच यानी दृष्टिकोण, जिसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच कहा जाता है। इसमें देखिए क्या किया जाता है, इंक्लूडिंग मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, यानी इसमें एक मिनिमम स्तर देखा जाता है लर्निंग का कि छात्र या छात्राएं मिनिमम स्तर पर यानी न्यूनतम स्तर पर किस प्रकार का अधिगम कर रहे हैं। यानी इसमें मैक्सिमम अधिगम की बात नहीं की जाती है, यानी सामान्य रूप से बच्चे क्या सीख ले रहे हैं वो चीज इसमें देखी जाती है। तो देखिए यह दक्षता आधारित दृष्टिकोण होता है। इसमें छात्रों को विशिष्ट ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करने पर जोर दिया जाता है जिससे वे अपने जीवन में कार्यकुशल बन सके। यानी ऐसा नहीं होता है कि इस तरीके के पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद उनके अंदर किसी भी प्रकार का कौशल का विकास नहीं, यानी मिनिमम एक कौशल उनके अंदर डेवलप होता ही होता है। ठीक, देखिए यह दृष्टिकोण न्यूनतम स्तर की शिक्षा यानी मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, जिसको शॉर्टकट में MLL कहा जाता है, प्राप्त करने के को सुनिश्चित करता है। इसकी देखिए क्या विशेषताएं हैं। इससे दक्षताओं का निर्धारण होता है, यानी इसमें पाठ्यक्रम को विभिन्न दक्षताओं में विभाजित किया जाता है और जिन्हें छात्रों को हासिल कराना होता है। उसके बाद देखिए इसमें न्यूनतम स्तर की शिक्षा दी जाती है, यानी हर छात्र को एक निश्चित न्यूनतम स्तर तक सीखने की गारंटी दी जाती है। इसमें पहले से निर्धारित होता है कि इस तरीके से पढ़ने वाले छात्रों को ये चीज तो आएगी ही आएगी, या ये चीज उनको सिखाया ही जाएगा। तीसरी विशेषता होती है इसमें मूल्यांकन आधारित शिक्षा होती है, यानी इसमें छात्रों के प्रोग्रेस को, उनकी प्रगति को मापा जाता है, हर समय लगातार
देखा जाता है कि छात्र किस स्तर तक उस चीज को सीख रहे हैं, उनको कोई समस्या तो नहीं आ रही है, तो ये देखा जाता है। देखिए, छात्रों की प्रगति को मापने के लिए लगातार मूल्यांकन किया जाता है। इसके देखिए लाभ क्या है। इससे छात्रों में देखिए व्यवहारिक और जीवनोपयोगी कौशल का विकास होता है। सभी छात्रों को न्यूनतम स्तर तक शिक्षित करने की इसमें गारंटी मिलती है। इसकी भी देखिए कुछ लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं। इससे क्या होता है कि अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण होने के कारण गहन विषय वस्तु का अभाव हो सकता है। यानी इसकी सीमाएं क्या है, कमियां क्या है, कि जब पूरी तरह से कोई चीज व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकली सिखाई जाती है तो उसमें गहन जो है ज्ञान या नॉलेज नहीं हो पाता है। इसमें विविध सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों में लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यानी देखिए, हर जगह हर प्रकार की संस्कृति और सामाजिक संदर्भ में इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता। अगर किसी समाज, किसी संस्कृति की जरूरत कुछ और है और आप वहां इस तरीके से बच्चों को सिखाओगे तो वहां वो सही रूप से कारगर नहीं होगा। अगला देखिए क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण यानी लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। इसमें देखिए क्या होता है कि जो चीज बताई जाती है, जो चीज सिखाई जाती है पाठ्यक्रम में, वही चीज बच्चों की रुचि के अनुसार शामिल, यानी बच्चे जैसा चाहते हैं, अधिगमकर्ता जैसा चाहते हैं, सीखने वाला जैसा चाहता है, पाठ्यक्रम को उसी तरीके से बनाया जाता है। देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में छात्र की रुचि, आवश्यकताओं और क्षमताओं को केंद्र में रखा जाता है। इसमें देखिए छात्र को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाता है और शिक्षा को स्व अन्वेषण और खोज परक बनाने पर जोर दिया जाता है। इसकी देखिए क्या विशेषताएं हैं। इसमें छात्र जो है प्राथमिकता पे होता है, यानी इसमें पूरी प्राथमिकता छात्र को दी जाती है, न कि टीचर को। यानी छात्र क्या पढ़ना चाह रहे हैं, उनकी क्या रुचि है, वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। यानी कौन सा सब्जेक्ट किस स्टूडेंट को पढ़ना है वो उसकी रुचि के अनुसार होगा। और इससे क्या होता है कि छात्रों को उनकी रुचि, क्षमता और गति के अनुसार अनुकूलित किया जाता है। इसमें देखिए अनुभव आधारित शिक्षण कराया जाता है, यानी छात्रों को उनके अनुभवों और रुचियों के माध्यम से सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तीसरी विशेषता क्या है, इसमें स्व अन्वेषण और सक्रिय भागीदारी होती है। क्यों? क्योंकि छात्र अपनी रुचि के अनुसार जब किसी चीज को सीखेंगे तो वो एक्टिव रूप से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, सक्रिय रूप से भाग लेंगे। जब उनको कोई चीज जबरदस्ती सिखाई जाती है, जबरदस्ती पढ़ाई जाती है, तो फिर उसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उनकी इच्छा कुछ और विषय पढ़ने की होती है, किसी और क्षेत्र में जाने की होती है, लेकिन पारिवारिक दबाव, सामाजिक दबाव, गार्जियन के दबाव, टीचर्स के दबाव की वजह से वो दूसरे विषयों को पढ़ते हैं, तो जिसकी वजह से वो उसमें सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, इसलिए इसमें ऐसा किया जाता है कि छात्र को पूरी आज़ादी होती है। देखिए, छात्र स्वयं नई जानकारी की खोज करते हैं और शिक्षा में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसका देखिए क्या लाभ है। इससे छात्रों में आत्मनिर्भरता और रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है। छात्रों में आजीवन सीखने यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग की भावना विकसित होती है। इसकी सीमाएं देखिए क्या है, लिमिटेशंस क्या है। इसमें देखिए शिक्षकों के लिए व्यक्तिगत ध्यान देना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, यानी इसमें छात्र के ऊपर टीचर पर्सनली ध्यान दे नहीं पाते हैं और ये एक प्रकार से चुनौतीपूर्ण होता है। छात्रों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो सकता है। जब पूरी तरह से छात्रों के ऊपर हर चीज छोड़ दी जाएगी, छात्रों के अनुसार होगा, तो बहुत सारे छात्रों की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, तो सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करना मुश्किल हो सकता है। अब देखिए अगला जो दृष्टिकोण है वो निर्माणवादी दृष्टिकोण यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। इसमें देखिए क्या होता है, यह जो अप्रोच होता है वो किसके आधार पर आधारित है, जीन पियाजे के नाम पे। आप लोगों ने जीन पियाजे के बारे में भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि जीन पियाजे जो थे एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। तो उन्हीं के विचारों के आधार पर इस प्रकार के दृष्टिकोण को शामिल किया जाता है और फिर उसी विचार पर, जीन पियाजे के ही विचार पर बाद में एक दूसरे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था, उनको हम लोग लेव वाइगोत्स्की के नाम से जानते हैं।
तो इन दोनों मनोवैज्ञानिकों के जो सिद्धांत थे आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उन दोनों सिद्धांतों के आधार पर ही इसको डेवलप किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मनोसामाजिक सिद्धांत जो होता है मन वो लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जेडपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की गई है, MKO की बात की है यानी मोर नॉलेजेबल देन अदर। तो ये सारी चीजें जब आप देखेंगे तो उस प्रकार का जो अप्रोच होता है उसको संरचनावादी अप्रोच कहा जाता है। तो देखिए, निर्माणवादी या संरचनावादी जो दृष्टिकोण है वो जीन पियाजे और फिर उसके बाद लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित है, क्योंकि जीन पियाजे ने पहले सिद्धांत दिया था और फिर उन्हीं पर आधारित सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की ने विकसित किया। इसमें देखिए क्या होता है कि छात्रों को ज्ञान का निर्माण स्वयं करने का अवसर मिलता है और सीखने की प्रक्रिया को अनुभवजन्य और समस्या आधारित बनाया जाता है। इसकी देखिए मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। इसमें ज्ञान का निर्माण जो है छात्र अपने अनुभव और प्रयोगों के माध्यम से स्वयं करते हैं। दूसरी विशेषता इसमें क्या है कि इसमें देखिए सामाजिक सहभागिता भी होती है, यानी छात्र जो है सोशल इंटरेक्शन के द्वारा, सामूहिक गतिविधियों के द्वारा, सहयोगी शिक्षण के माध्यम से सीखते हैं और इससे उनमें बढ़ावा दिया जाता है। यानी समाज में सामाजिक विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा समाज में लोगों के साथ रहते हुए, उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए बहुत सारी चीजें सीखते हैं। यानी वो क्लास में ही सब कुछ नहीं सीखते, समाज में लोगों के साथ रहते हुए बहुत सारी बातें सीखते हैं, जानते हैं। इसमें देखिए तीसरी विशेषता कि यह समस्या आधारित शिक्षण होता है, यानी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। इसमें छात्रों की जो वास्तविक समस्या होती है, जो वास्तविक दिक्कत होती है, उसको उनके जीवन से जोड़ के चीजें बताई जाती हैं, सिखाई जाती है। देखिए, छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़ा जाता है जिससे वे उनके समाधान खोजने में सक्षम होते हैं। इससे देखिए लाभ क्या होता है इस प्रकार के दृष्टिकोण से। इससे छात्रों में देखिए आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या समाधान कौशल विकसित होता है। दूसरी विशेषता क्या है, इससे ज्ञान को गहरे स्तर पर आत्मसात करने में सहायता मिलती है। इसकी देखिए लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या हैं। यह दृष्टिकोण समय साध्य हो सकता है, शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और संसाधनों की आवश्यकता होती है। यानी इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए शिक्षकों को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जाना होगा और इसके लिए बहुत ज्यादा समय लगेगा और इसमें थोड़ा सा समय की दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो देखिए ये जो हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के अप्रोच देखे, इन अप्रोचों का कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि पाठ्यक्रम विकास में अपनाए गए जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं, ये शिक्षा को अधिक प्रभावी, समावेशी और प्रासंगिक बनाने में सहायक होते हैं। हर दृष्टिकोण की अपनी विशेषताएं, लाभ और सीमाएं हैं। प्रभावी पाठ्यक्रम विकास में इन दृष्टिकोणों का संतुलित समावेश आवश्यक है ताकि शिक्षा प्रणाली छात्रों की विविध आवश्यकताओं और समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यानी हर दृष्टिकोण अपने आप में विविध भी है, बेहतर भी है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। तो इसको इस प्रकार से शामिल किया जाए किसी भी पाठ्यक्रम के डेवलपमेंट में कि सबका थोड़ा थोड़ा महत्व हो, यानी कोई भी एक तरफा न हो, बहुत ज्यादा ऐसा ना लगे कि इस पे ज्यादा महत्व दिया गया, उसको कम महत्व दिया गया। जब सबको समान रूप से, संतुलित रूप से समावेशित किया जाएगा तो छात्रों का बेहतर तरीके से उनका विकास होगा, उनका अधिगम होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं कि यह जो पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया होती है ये क्या होती है, यानी इसको हम लोग विस्तृत रूप में देख लेते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ करिकुलम मेकिंग। अभी हम लोगों ने देखा कि डेवलपमेंट, अब इसका प्रोसेस क्या होता है, यानी किस प्रक्रिया के द्वारा पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाता है। तो देखिए, पाठ्यक्रम का निर्माण यानी करिकुलम मेकिंग एक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें छात्रों की जरूरतों, समाज की अपेक्षाओं, शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सीखने की सामग्री, शिक्षण रणनीतियां और मूल्यांकन पद्धतियां तैयार की जाती हैं। यह प्रक्रिया देखिए कई चरणों में संपन्न होती है जिसमें उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन, ज्ञान का संगठन और विषयों का एकीकरण शामिल है।
तो सबसे पहला इसका जो चरण है उसमें क्या होता है, लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। यानी किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम बनाना है वो निर्धारित कर लिया जाता है, और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद किन उद्देश्यों की पूर्ति होगी, तो ये बातें पहले होती हैं। तो देखिए, लक्ष्य और उद्देश्यों का अर्थ क्या होता है। लक्ष्य का मतलब होता है कि शिक्षा में दीर्घकालिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है और जिसका उद्देश्य छात्रों में समग्र विकास करना होता है। यानी देखा जाता है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद लॉन्ग वे में, दीर्घकालिक समय में, लॉन्ग टर्म में छात्रों को क्या बेनिफिट होगा, और फिर उन उद्देश्य में छात्रों को किस प्रकार से समग्र रूप से विकास होगा। इसका देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ये विशिष्ट और मापन योग्य लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं जिनसे यह तय किया जाता है कि छात्रों को किसी विशेष समय सीमा में क्या सीखना चाहिए। अब देखिए, जो उद्देश्य हैं उनके निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले देखिए क्या किया जाता है कि समग्र पाठ्यचर्या उद्देश्यों पर आधारित उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इसमें देखिए क्या किया जाता है, जैसे देखिए पाठ्यचर्या उद्देश्यों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, समाज की आवश्यकताओं, सांस्कृतिक मूल्यों और वैश्विक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। यानी जब समग्र पाठ्यचर्या को निर्मित किया जाएगा तो इसके उद्देश्यों को कई चीजों के ऊपर आधारित करके, जैसे नई शिक्षा नीति जो आई है उस पर गौर किया जाएगा, समाज की क्या जरूरतें हैं उस पर गौर किया जाएगा, और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि सांस्कृतिक मूल्यों को इसमें क्या महत्व दिया जा रहा है, और फिर इन सारी चीजों का वैश्विक रूप में यानी पूरे विश्व में किस प्रकार से महत्व है, क्या इसका जरूरत है, ये सारी चीजों को देखा जाता है। इसके साथ साथ देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है, उसके साथ साथ राज्य पाठ्यचर्या रूपरेखा यानी स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क जो है उसके भी दिशा निर्देशों को आधार रूप में मानकर उद्देश्य तय किए। यानी विभिन्न प्रकार के जो मानदंड हैं, विभिन्न प्रकार के जो रेगुलेशंस हैं, विभिन्न प्रकार की जो पॉलिसियां हैं, जरूरतें हैं, उन सारी चीजों पर देखकर ध्यान करके तब उद्देश्य तय किए जाते हैं। पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तु के उद्देश्यों का निर्धारण, इसमें देखिए क्या होता है कि पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को ज्ञान, कॉग्निटिव, भावनात्मक, अफेक्टिव और कौशल, साइकोमोटर क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। और इसके लिए देखिए ब्लूम महोदय के द्वारा एक क्लासिफिकेशन दिया गया था, टैक्सोनॉमी दी गई थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रसिद्ध है। इन्होंने ही कहा था कि किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी सीखने वाले व्यक्ति को जो चीज सिखाई जाए वो 3 उद्देश्यों के आधार पर सिखाई जानी चाहिए। उसमें उन्होंने 3 प्रकार के उद्देश्य बताए थे, जिसको हम लोग पढ़े हैं, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोक्रियात्मक। तो देखिए इस प्रकार के दृष्टिकोण में होता क्या है कि सबसे पहले देखिए क्या होता है, नॉलेज आता है, यानी किसी चीज की उनको तथ्यात्मक जानकारी देनी है। फिर उस तथ्यात्मक जानकारी के आधार पे वो उसका अनुप्रयोग करेंगे, यानी सीखी गई जानकारी को व्यवहारिक रूप में उपयोग करेंगे, और फिर उसका विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण करने के बाद फिर उसकी तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद उसको जनरलाइज करेंगे, और जनरलाइज करने के बाद फिर उसको अपने लाइफ में उपयोग करेंगे। देखिए तीसरी चीज है पाठ्यक्रम स्तर पर उद्देश्य निर्धारण। इसमें देखिए क्या होता है, विषय विशेष उद्देश्यों को पाठ्यक्रम में कक्षावार, स्तरवार विभाजित किया जाता है। यानी विषय विशेष उद्देश्यों को पाठ्यक्रम में क्लास में किस प्रकार से और किस लेवल पर, इस आधार पर इनको विभाजित कर दिया जाता है। इसका उदाहरण देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए कक्षा 1 से 5 तक में बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मक लिटरेसी पर जोर दिया जाता है। यानी देखिए किसी भी स्कूल में कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों को सबसे पहले क्या चीज सिखाने पर जोर दिया जाता है, यही चीज दिखाने पर जोर दिया जाता है कि उनके अंदर बुनियादी रूप से पढ़ने लिखने की क्षमता विकसित हो जाए, उनको अंकों का ज्ञान, संख्याओं का ज्ञान सही तरीके से हो जाए। तो ये क्या हो गया, यानी बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता, इन दोनों चीजों पर ही सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। फिर उसके बाद देखिए
जब कक्षा 6 से 8 में बच्चे पहुंचते हैं तब उनके अंदर कोशिश किया जाता है कि कुछ आवश्यक जीवन कौशल और समालोचनात्मक सोच विकसित की जाए, जिससे उनका बेहतर तरीके से विकास हो सके। यानी उनके अंदर अब क्रिटिकल रूप से सोचने की क्षमता और आवश्यक जीवन कौशल, यानी जो जरूरी स्किल हैं जिनके आधार पर वो अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं, वो चीजें सिखाने पर जोर किया जाता है। अब देखिए, अब इसी से संबंधित अगला टॉपिक क्या है कि विभिन्न प्रकार के विषयों के थीमेटिक प्रश्नों में ज्ञान का चयन और ज्ञान के प्रतिनिधित्व का निर्धारण कैसे किया जाता है। यानी क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग नॉलेज एंड रिप्रेजेंटिंग नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ थीमेटिक क्वेश्चंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट। यानी विभिन्न प्रकार के विषयों में किस प्रकार से थीम आधारित प्रश्नों को शामिल किया जाएगा, उसको हम लोगों को देखना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ज्ञान के चयन की प्रक्रिया, यानी प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग नॉलेज। इसकी देखिए पहले स्टेज क्या है, इसकी प्रासंगिकता होनी चाहिए, यानी यह रेलिवेंस होना चाहिए। पाठ्यक्रम में वही सामग्री शामिल की जाती है जो छात्रों के समाज, संस्कृति और जीवन के अनुभवों से जुड़ी हो। इसमें ज्ञान का चयन आधुनिक प्रवृत्तियों और वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। फिर देखिए, दूसरी चीज इसमें क्या होती है कि यह वैध होता है और सटीक होता है, यानी इसमें वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी पर ध्यान दिया जाता है। यानी पाठ्यक्रम में वही चीज शामिल की जाए जो आज के वर्तमान युग में वैलिड हो, उसका कुछ महत्व हो और फिर वो एक्यूरेट हो, सही हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। देखिए, पाठ्यक्रम में शामिल की गई सामग्री वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो, प्रामाणिक हो और अद्यतन हो, तब जाके यह सही तरीके से कारगर होगी। इसमें देखिए, किसी भी विषय वस्तु को तथ्यों, अवधारणाओं और सिद्धांतों के आधार पर ही चुना जाता है, ऐसे मनमानी तरीके से नहीं चुना जाता है। फिर देखिए, इसमें अगली चीज क्या होती है कि इसमें विविधता होती है और समावेशन होता है, यानी यह डाइवर्स होता है और इंक्लूसिवनेस होता है। इसमें देखिए क्या किया जाता है कि पाठ्यक्रम में विविध सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाता है ताकि शिक्षा समावेश, यानी किसी एक ही कंसर्न पर जोर नहीं दिया जाता है, किसी एक ही पहलू पर ध्यान, यानी डाइवर्सिफाइड होता है, विभिन्न क्षेत्रों को यह कवर करता है। इसमें देखिए अगली चीज क्या शामिल की जाती है, कौशल विकास और जीवनोपयोगी शिक्षा को इसमें महत्व दिया जाता है, यानी स्किल डेवलपमेंट एंड लाइफ ओरिएंटेड नॉलेज इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें सामग्री का जो चयन होता है इस प्रकार किया जाता है कि वह आजीवन सीखने, यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग, व्यावसायिक कौशल और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दे। ठीक है। दूसरी चीज देखिए इसमें क्या होती है कि थीमेटिक प्रश्नों के रूप में ज्ञान का प्रतिनिधित्व, यानी रिप्रेजेंटिंग नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ थीमेटिक क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि विभिन्न विषयों में थीम आधारित बातों को शामिल किया जाता है। जैसे देखिए इसका अर्थ क्या होता है कि थीमेटिक शिक्षण जो होता है इसमें विभिन्न विषयों की जानकारी को एक केंद्रित थीम के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इससे देखिए फायदा क्या होता है कि इससे छात्रों को विभिन्न विषयों के बीच में रिलेशन और अंतर संबंध को समझने में सहायता होती है। दूसरी चीज क्या होती है, थीमेटिक प्रश्नों का निर्माण, यानी विषयों को थीम आधारित प्रश्नों यानी थीमेटिक क्वेश्चंस में बदलकर छात्रों की आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और रचनात्मकता को विकसित किया जाता है। इसका उदाहरण देखिए, देख लीजिए। जैसे देखिए विज्ञान में एक थीम शामिल की गई कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न कैसे बनाए जाएंगे कि मानव गतिविधियां पर्यावरण पर कैसे प्रभाव डालती हैं और इसे कैसे संतुलित किया जाता है, यानी इसी थीम से रिलेटेड क्वेश्चन विज्ञान में बनाए गए, उसका उपयोग किया गया। फिर देखिए इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान में थीम का उपयोग कैसे किया जाएगा कि सामाजिक न्याय और समानता, ये थीम हो गई। अब इस थीम से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन कैसे निर्मित किए जाएंगे कि भारत में सामाजिक समानता के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं और उनकी सफलता कितनी रही। तो देखिए ये क्या हुआ कि कई विषयों को इंटीग्रेट कर रहा है और इससे
छात्रों की जो आलोचनात्मक सोच है बेहतर तरीके से डेवलप होगी और वो चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर बेहतर तरीके से उसको सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तीसरी चीज क्या है, देखिए विषयों में थीमेटिक एकीकरण, यानी विषयों में समन्वय और एकीकरण करते हुए प्रश्नों को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि छात्र विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्या का समाधान कर सके। ऐसा करने का कारण यही होता है कि छात्रों का एक ही दृष्टिकोण न हो, वो विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों को अपनाते हुए और अपने प्रश्नों को आसानी से हल कर। इसलिए देखिए आप लोग देखते होंगे कि सामाजिक विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको अगर इतिहास से हैं तो थोड़ा बहुत उनका कनेक्शन ज्योग्राफी से रहता है, और कभी कभी आप लोग देखते हैं कि इतिहास के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका कनेक्शन पॉलिटिकल साइंस से होता है, उसी प्रकार से कुछ इकोनॉमिक्स से होता है। तो इनको ऐसे जोड़ के जब आप पढ़ेंगे और उनको एकीकृत करके हुए थीम आधारित प्रश्नों का निर्माण करेंगे तो आपको उस चीज को सिखाने में बहुत आसानी होगी और बच्चों के नॉलेज में बहुत वृद्धि होगी। अगला चीज देखिए क्या है इसमें कि मूलभूत अवधारणाओं और थीम्स को विभिन्न स्तरों पर व्यवस्थित करना और उनको विषयों में एकीकृत करना, एकीकरण करना। इसके लिए देखिए क्या होता है कि अवधारणाओं और थीम्स का ऊर्ध्वाधरण संगठन। ऊर्ध्वाधरण संगठन का अर्थ क्या होता है, देखिए ऊर्ध्वाधर संगठन में अवधारणाओं और विषय वस्तु को सरल से जटिल स्तर तक व्यवस्थित, यानी सबसे पहले सरल चीजों को, फिर उसके बाद धीरे धीरे जटिल चीजों को। इससे देखिए क्या होता है, छात्रों को क्रमिक और तार्किक रूप से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता मिलती है। दूसरी चीज इसमें देखिए क्या होती है, इसमें स्तरवार संगठन होता है, यानी क्लास के लेवल के अनुसार इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि कक्षा 1 से लेके 5 तक उसमें क्या किया गया कि छात्रों को बुनियादी साक्षरता और संख्यानात्मकता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। फिर उसके बाद मूलभूत अवधारणाओं को कहानी के रूप में, गतिविधियों के रूप में और चित्रात्मक सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर देखिए कक्षा 6 से 8 में क्या होता है, छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान और समस्या आधारित शिक्षण प्रदान किया जाता है। उनको विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित को अवलोकन और विश्लेषण के माध्यम से सिखाया जाता है। उसके बाद फिर देखिए जब बच्चे 9 से 12 में आते हैं तब उनमें देखिए उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच और अनुसंधान आधारित परियोजनाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करके बेहतर तरीके से शिक्षित किया जाता है। उसके बाद फिर देखिए विषयों के भीतर और विषयों के बीच थीम्स का एकीकरण कैसे किया जाता है, यानी इंटीग्रेटिंग थीम्स विथिन एंड अक्रॉस डिफरेंट सब्जेक्ट। देखिए विषयों के भीतर एकीकरण कैसे किया जाता है, यानी विद इन सब्जेक्ट इंटीग्रेशन कैसे होता है। विषयों के भीतर समान विषय वस्तु को एकीकृत दृष्टिकोण से पढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए जैसे गणित में डेटा विश्लेषण को सांख्यिकी, ग्राफ और सांख्यिकी निष्कर्ष के साथ जोड़ा जाता है। विषयों के बीच एकीकरण कैसे होता है, देखिए इसमें विभिन्न विषयों में समान अवधारणाओं को आपसी समन्वय और अंतः विषय दृष्टिकोण से जोड़ा जाता है। अभी देखिए हम लोगों ने अभी पीछे देखा था उदाहरण के रूप में कि देखिए जो पर्यावरणीय विषय वस्तु होती है उसको देखिए विज्ञान में कैसे शामिल किया जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता। उसी प्रकार से देखिए सामाजिक विज्ञान में इसको कैसे शामिल किया जाएगा, पर्यावरणीय नीति और सतत विकास। भाषा में देखिए कैसे शामिल किया जाएगा, पर्यावरण संरक्षण पर निबंध और रचनात्मक लेखन। अब देखिए पर्यावरण से संबंधित ही बातों को अलग अलग विषयों में कैसे शामिल किया गया। तो इससे क्या होगा कि छात्र हर विषय में इसको इंटीग्रेटेड रूप में पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे। अब देखिए अंतः विषय जो दृष्टिकोण है इसका क्या महत्व है, यानी इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है इसका क्या महत्व है। इससे देखिए क्या होता है, छात्रों को विभिन्न विषयों के बीच संबंध और परस्पर प्रभाव को समझने में सहायता मिलती है। यह दृष्टिकोण छात्रों को समस्या का समाधान, समालोचनात्मक विश्लेषण और बहुआयामी दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करता है। ठीक है, जैसे देखिए आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे पेपर थे जिसको सभी लोगों को अनिवार्य रूप से पढ़ना था और उसका एग्जाम भी देना था।
जैसे देखिए पर्यावरण से संबंधित पेपर था, को करिकुलर से संबंधित था, योगा से संबंधित था, फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित था। तो ये सारी चीज़ें शामिल करने के पीछे यही कारण है कि सभी विषयों के जो स्टूडेंट हैं वो हर तरह का नॉलेज अपने पास रखेंगे, उसकी जानकारी रखेंगे, तब जाके वो भविष्य में अच्छे तरीके से जीवन उपयोगी कार्य कर सके। अब देखिए यह जो पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया है इसको समराइज रूप में, सारांश के रूप में हम किस प्रकार से देख सकते हैं। तो देखिए इसके चरण, मुख्य उद्देश्य और प्रक्रिया, इसको 3 कॉलम में विभाजित करके हम लोग इसको एक एक करके देख लेंगे। पहला चरण क्या होता है, देखिए उद्देश्य और यानी लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण होता है। इसमें देखिए फिर मुख्य उद्देश्य क्या होता है, छात्रों की समग्र विकास सुनिश्चित करना। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, देखिए शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पहचान करना। फिर उसी प्रकार देखिए अगला जो चरण होता है ज्ञान का चयन और थीमेटिक प्रतिनिधित्व। उसी प्रकार उद्देश्यों में अगला स्टेज क्या होता है, प्रासंगिक और जीवनोपयोगी ज्ञान को शामिल करना। फिर उसी प्रकार देखिए प्रक्रिया में अगला स्टेज क्या होता है, विषय वस्तु को थीमेटिक प्रश्नों के रूप में प्रस्तुत करना। फिर देखिए चरण में अवधारणाओं और थीम्स का संगठन करना। फिर उसी प्रकार उद्देश्यों में देखिए छात्रों में तार्किक और अनुक्रमिक ज्ञान विकसित करना, और प्रक्रिया में ऊर्ध्वाधर संगठन और विषयों के भीतर और बीच एकीकरण करना। अगला चीज क्या है, लास्ट में विषयों का समावेश और समन्वय करना। उद्देश्य में बहुआयामी दृष्टिकोण का विकास करना, यानी इस प्रकार का समावेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, बहुआयामी दृष्टिकोण का विकास होगा, और इसकी प्रक्रिया क्या होगी, विभिन्न विषयों और अवधारणाओं का इससे समन्वय हो। ठीक है, तो ये था इसका कंक्लूजन। अब देखिए हम इसको निष्कर्ष के रूप में कैसे देखते हैं कि यह जो पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया है इससे उद्देश्यों का निर्धारण, ज्ञान की चयन और अवधारणाओं तथा थीम्स के संगठन, विषयों के बीच एकीकरण का समावेश होता है। इससे देखिए क्या होता है कि यह एक प्रभावी पाठ्यक्रम के रूप में छात्रों में ज्ञान, कौशल और मूल्यों का संतुलित विकास सुनिश्चित करता है और उन्हें समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच और सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हम लोगों ने आज की क्लास में देखा कि क्यूरिकुलम का डेवलपमेंट करते समय किन किन चीजों को ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों को महत्वपूर्ण मानना चाहिए और कैसे सब में एक दूसरे तरीके को अपनाकर सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चौथा यूनिट, यानी तीसरे यूनिट में आप लोगों के सिलेबस में यही सारी बातें दी गई हैं, जिसको मैंने एक बार शॉर्ट फॉर्म में अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया और समझा दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और आप लोगों ने अपने आप को मेरी इस क्लास में इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।